नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सरकार दालों की बढ़ती कीमतें कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। इसी संबंध में कल कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक भी करी, जिसमें दालों के स्टॉक समेत कीमतें कम करने पर चर्चा भी हुई। सरकार ने बैठक में काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा, लेकिन जान लेते हैं कि दाल व्यापारियों से, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, कि क्या कुछ एज ऑफ नाउ हो रहा है और क्या कुछ आगे किया भी जा सकता है। हमारे साथ हैं एज ऑफ नाउ जुड़ते हुए एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल। साथ ही जुड़ेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता भी। लेकिन दालों की बात पहले कर लेते हैं। एंड इवन एज तुअर की यहाँ पर बात करें, इसी के भाव सबसे ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए भी हैं। बाकी दालों में हमने कुछ बहुत स्टेबिलिटी प्राइसेस में आते हुए देखी है। एक दो दालें तो यहाँ पर एमएसपी के नीचे भी फिलहाल यहाँ पर कारोबार कर रही हैं। लेकिन सुनील जी, सरकार की नजर यहाँ पर दालों पर रही है, काफी स्ट्रॉन्ग हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखी हैं। क्या कुछ रिएक्शन अब मीटिंग से निकल के आया है? क्या कुछ मैसेज है जो यहाँ पर सरकार फिलहाल दालों के कारोबारियों को दे रही है? सुरेश जी, कैसी रही मीटिंग? आप मीटिंग में यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ निकल कर आया? हेलो जी। मैडम, मेरे से पूछ रहे हैं? सुरेश अग्रवाल। हाँ जी सुरेश जी, बताइए। जी, कल जो भारत सरकार के साथ मीटिंग हुई वो बहुत ही सक्सेसफुल थी और काफी स्ट्रांग थी। सरकार का रवैया बहुत कड़क था और सरकार की जो प्रॉब्लम थी उसको भी हमने समझा कि तुअर को लेके सरकार बहुत चिंतित है। तुअर का उत्पादन देश में कम हुआ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम हुआ है, तो सरकार को ये चिंता थी कि अगर दाम बढ़ेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हमारे सदस्यों को सलाह दी है कि दाम ना बढ़े, मुनाफाखोरी ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए और हम इसकी चिंता कर रहे हैं। मगर मेजर प्रॉब्लम ये थी कि देश के बाहर मलावी में तुअर अटकी पड़ी है, बर्मा वाले तुअर नहीं बेच रहे। पिछले साल जनवरी और दिसंबर और फरवरी में जो आयात हुआ उसमें काफी 60% की कमी इस 2024 में आई है। तो ये सरकार के सामने हमने रखा है कि जहाँ 33,000 माल आया वहाँ 13,000 आया, यानी मैं ले दे के 30% बर्मा से आयात हुआ है। और अगर देश के बाहर के लोग होल्डिंग करेंगे, देश के बाहर के मुल्क माल नहीं भेजेंगे तो यहाँ कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। इसी संबंध में उन्होंने हमारे साथ देश के बाहर के जो एजेंट उनके थे चेयरमैन, उनको भी कहा है। और सरकार कहीं ना कहीं देश के बाहर आयात पर कीमत फिक्स करने जा रही है। सरकार का कहना है कि मुनाफाखोरी देश के बाहर भी हो रही है, होल्डिंग भी बाहर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि हिंदुस्तान के बाहर से जो माल आए उसकी प्राइस फिक्स कर दे सरकार, ताकि अगर वो देश बेचना चाहे तो बेचे, उस पर आगे कदम बढ़ाए। हमने सरकार को 2-3 सुझाव दिया है। युगांडा, नाइजीरिया, इथोपिया, यहाँ पर नए क्षेत्र डेवलप किए जाए। 10 कंट्रियों को अगर हम डेवलप करेंगे तो वो अपने यहाँ तुअर का और उड़द का उत्पादन बढ़ाएंगे और हम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे पे आत्मनिर्भरता कम होगी। ये सुझाव भी मैंने कल सरकार को दिया है। और दाल मिल वाले मुनाफाखोरी से इसलिए दूर हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां 5 लाख मीट्रिक टन, 2 लाख मीट्रिक टन, सब कंपनियों के पास स्टॉक है। दाल मिल में तो 2,000-4,000 कुंटल है। कहीं ना कहीं सरकार स्टॉक लिमिट लगाने के लिए भी उसमें परिवर्तन करने का भी उन्होंने कल कहा है। और जिस भी प्रकार है उनको तुअर उड़द की कीमत न बढ़े, इसकी गहन चिंता है। और उनने बहुत कड़क एक आदेश दिया है कि अगर बढ़ोतरी होगी तो हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। ओके, मैंने तो क्लियरली सुरेश जी, जैसे आपने कहा कि काफी कड़क यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं और जो भी कारोबारी हैं काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग्स यहाँ पर सबको दी गई हैं। और जो दो चीजें जो हम जैसे आपने भी बोला और सोर्सेज के थ्रू भी सुनने को मिला कि स्टॉक लिमिट्स यहाँ पर लगाई जा सकती हैं काफी स्ट्रिंजेंट, और दूसरा जो अपर लिमिट है इम्पोर्ट्स की वो यहाँ पर फिक्स की जा सकती है। सुनील बलदेवा जी भी हमारे साथ हैं। सुनील जी, काफी बार हमने ये मीटिंग्स यहाँ पर होते हुए देखी हैं जहाँ तक दालों का संदर्भ है, और काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यहाँ पर मंत्री यूज भी करते हुए नजर आए हैं, वार्निंग्स भी यहाँ पर आई हैं। उसके बावजूद भी दालों के प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते रहे हैं। अब जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, आपको लगता है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स यहाँ पर उठाए जाएंगे तो शायद फर्क पड़ेगा? जी मनीषा जी, सेक्रेटरी ने कल जैसा कि सुरेश जी ने बोला, थोड़ा चेतावनी भरा उनका लहजा ट्रेडर के लिए और मुनाफाखोरों के लिए था। जो मुनाफा करके वो उन्होंने साफ बोला कि जो जेन्युइन मुनाफा खा रहे हैं उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो
नाजायज तरीके से माल को होल्ड करके और बाहर भी होल्ड करके यदि वो कोई नाजायज मुनाफाखोरी करना चाहेगा तो हम उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी करेंगे। और ज़्यादा उनका फोकस था वो अफ्रीका देशों से माल आने के लिए था और म्यांमार से माल आने के लिए था। और उन्होंने पूछा भी म्यांमार में पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है। जब उनको ये पता लगा कि $300 म्यांमार में बढ़ गए हैं तो उन्होंने कड़ाई से इसके लिए बात करने के लिए अपने ऑफिसर को भी निर्देश दिया और ये भी कहा कि म्यांमार गवर्नमेंट से भी इसके बारे में बात की जाए। और म्यांमार के व्यापारियों को भी इन्होंने चेतावनी दी कि हम कोई भी भाव पे इंपोर्ट आपका लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि जब इंपोर्ट बंद था तब म्यांमार में क्या भाव था, उस समय म्यांमार क्या भाव बिका था। जब उनको ये पता लगा कि उस समय $400 है और आज $1300 के करीबन है और वो $1500 में अपना माल बेचना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ही गंभीर तरीके से लिया और इस पे शायद जैसा कुछ स्टेप उन्होंने उठाने को ऑफिसर को कहा है। अब क्या स्टेप अगले दिनों में उठते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन उन्होंने स्टॉक लिमिट के बारे में भी चर्चा करी, उन्होंने बाहर से इंपोर्ट कैसे सस्ता आ सकता है उसके बारे में भी चर्चा करी, उन्होंने कैसे खरीदी बढ़ाई जा सकती है डोमेस्टिक क्रॉप की और कैसे किसानों को फायदा हो और साथ में कंज्यूमर को भी रीजनेबल भाव पे माल मिले उस पर भी चर्चा करी। और कौन सी दाल तुअर दाल के जगह बिक सकती है। साफ उन्होंने बोला कि यदि हमें ब्लैकमेल किया जाएगा तो हम बिना तुअर खाए लहर लेंगे, दूसरी दाल खा लेंगे, लेकिन हम ब्लैकमेलिंग को, हिटलर साई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहर के देशों को उन्होंने साफ चेतावनी दी। ऑलराइट, तो क्लियरली काफ़ी कड़क मीटिंग, जैसे कि सभी हमें स्टेक होल्डर्स बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बहुत कड़क मीटिंग यहाँ पर ली गई है और काफ़ी वार्निंग्स यहाँ पर दी गई हैं, चेताया गया है और 3-4 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस भी हुई हैं कि तुअर की जगह प्रॉक्सी क्या है, स्टॉक लिमिट की यहाँ पर बात की गई है, प्रॉफिट एक बात है, प्रॉफिटियरिंग दूसरी बात है जिसके ऊपर क्लियरली सरकार ने यहाँ पर बोला है और एक अपर लिमिट यहाँ पर फिक्स की जा सकती है। आप सुरेश जी, जैसे सुनील जी ने भी कहा कि 1300 में 1400 में भी यहाँ पर दाल आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए भाव हमने यहाँ पर देखे हैं, तो क्या लिमिट यहाँ पर लगती हुई देखते हैं आप? क्या ये 1000 होगा, 1100 होगा, क्या लिमिट लग सकती है? नहीं, सरकार लिमिट तो लगा सकती है। उसका कारण है विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी व्यापारियों ने कीमतें बढ़ा दी और वो माल को निकाल नहीं रहे। मोजम्बिक हो, बर्मा हो, म्यांमार, ये माल को भेज नहीं रहे। इनकी भावना है कि इंडिया की तुअर, इंडिया का उड़द खत्म हो जाए, उसके बाद हम 2 महीने बाद ऊंचे दाम पर बेचे। इसलिए अगर सरकार देश के बाहर से अगर 1000, 1100, 1200 की लिमिट लगाती है तो वो भारत की जनता के हित में होगा, क्योंकि ये मुनाफाखोरी जो देश के बाहर हो रही है इसको कंट्रोल करना भारत सरकार का दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। और नए देशों को क्या प्राइस फिक्स होता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह से बातचीत चल रही है बाजार में, ये $1000 का भाव रह सकता है। हाँ, 1100-1200 रह सकता है। उन्होंने 1000 का तो कहा है, पर हमने उनसे कहा कि देश के बाहर आयात हो, इसलिए 1100-1200 के प्राइस पर ध्यान दिया जाए, 1000 कम रहेगा, ये रिक्वेस्ट हमने उनसे की है। ओके, सुनील जी, आप क्या देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस के तौर पर? क्योंकि हमने देखा है कि ये जो चीज़ है, जो ये सीख है, ये बाकी कमोडिटीज से भी आती है। हमने चावल में भी वो आते हुए देखा कि दूसरे क्वालिटी का चावल, अंडर इनवॉइसिंग, ऐसी सारी चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। कोई ना कोई लूप होल यहाँ पर बाजार ढूंढ ही लेता है। नहीं मनीषा जी, मैं ये जरूर आपका फिर ध्यान कराना चाहूंगा। जब 2018-19 में माल नहीं मंगा रहे थे तो वहाँ $400 के भाव में भी माल बिक रहा था, वो बेचने को तैयार थे। ये इंडिया के अलावा कोई भी तुअर दाल जो है बड़ी क्वांटिटी में कहीं पे भी नहीं खाई जाती है। केवल अफ्रीका और अफ्रीका के आसपास देशों में जरूर थोड़ी तुअर दाल खाई जाती है। हाँ, कुछ बातों में मैं सुरेश जी से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो $1300 के भाव चल रहे हैं, यदि $1100-1200 हुआ तो उसका कोई फर्क नहीं होगा। एक सरकार को इसको फैसला करने देते हैं और मुझे लगता है कि जो भाव नवंबर-दिसंबर में थे वही भाव जो है अभी होने चाहिए। और जहाँ तक देश के ट्रेडर का सवाल है, चाहे वो छोटे ट्रेडर हो, चाहे मिलर हो, चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे मल्टीनेशनल हो, जो देश में है, मुझे लगता है वो देश के बारे में सोचती है। और हर एक ही स्वर में सब कंपनियों ने भी सरकार का समर्थन किया है। यदि सरकार कोई भी स्टेप उठाती है तो हम उनका समर्थन करेंगे, चाहे वो हमारी एसोसिएशन आफ्टा हो, चाहे IPJ हो, चाहे कोई भी हो। मेरे को ये लगता है कि इसमें हमें कोई
किसी तरह का विरोधाभास नहीं देखते हुए मुझे लगता है कि सबने जब एक ही स्वर में सरकार का समर्थन किया है, तो हमें लगता है इन सब बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। फाइनल सवाल सुनील जी, अगर $1000 यहाँ पर फिक्स किया जाता है, क्या आप कहेंगे कि बाकी कंट्रीज 1000 में यहाँ पर भारत को बेचने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है, कंज्यूमर भी है यहाँ पर, कि आप दूसरी कंट्रीज की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर उन्हें माल रोकता हुआ भी देखते हैं, उस लिहाज में भारत के प्राइसेस यहाँ पर और भी ऊपर जा सकते हैं। हमने देखा है मोजाम्बिक में यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया है। म्यांमार ऑफ कोर्स यहाँ पर कल पार्टिसिपेट किया है मीटिंग में। मालावी एक और कंट्री है जहाँ से यहाँ पर माल आएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन अब आगे कैसी रह सकती है? देखिए, जरूर बेचना चाहेंगे। यदि 1000 करती है या 800 करती है या 1200 करती है, इसको हमें देखना होगा। लेकिन जो भी करती है, मुझे ये लगता है कि सरकार जो भी भाव करेगी वो रीजनेबल ही करेगी और वो बाहर के देशों के लिए भी रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि पहले भी काफी नीचे मोजाम्बिक बिकती रही है, इस बार ही रिकॉर्ड भाव पे है बर्मा का भाव जो है। और दूसरी एक बात, सरकार दूसरे विकल्प भी ढूंढ रही है। जैसे सरकार ब्राजील से बात कर रही है, वहाँ उड़द के लिए सरकार ने अभी MOU कर चुकी है। सरकार अर्जेंटीना से सरकार बात कर रही है और वेदर कंडीशन देख रही है कि कहाँ पे उड़द और तुअर उगाई जा सकती है दूसरी कंट्रियों में। तो दूसरे विकल्प भी सरकार देख रही है और तलाश रही है। तो मुझे लगता है कि किसी हम एक देश पे यदि डिपेंड नहीं रहते हैं। जहाँ तक मोजाम्बिक के इश्यू है, तो सबको पता है कि वहाँ के इश्यू क्या है और किस तरह के हैं और क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट थे मोजाम्बिक के ऊपर, करीबन 2.5 से 3 लाख टन हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे। और वो यदि हमारे पास नहीं आई तो हमारे देश में काफ़ी फर्क पड़ गया सप्लाई पे तुअर दाल की। तो डेफिनेटली हमें इंडस्ट्री भी ये चाहती है, सरकार भी ये चाहती है कि बाकी हमें तलाश किए जाए। और मेरे को लगता है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना इसके लिए सबसे उपयोगी और भरोसेमंद देश होंगे जो हमें उड़द और तुअर की सप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, सुरेश जी, सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक अहम बैठक यहाँ पर जो कल हुई है रोहित कुमार सिंह जी के साथ, दालों के व्यापारियों की, दालों के स्टेक होल्डर्स के साथ। और 3 चीज़ें यहाँ पर हुई हैं कि एक तो ये कि तुअर के अलावा कौन सी दालों को पुश किया जा सकता है, स्टॉक लिमिट पर बातचीत हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अपर लिमिट एक इम्पोर्ट प्राइस पर यहाँ पर लगाई जा सकती है। एज ऑफ नाउ $1000 $1100 की बातचीत है। ऑफकोर्स उस नोटिफिकेशन का हमें भी यहाँ पर इंतजार है। दालों में तो ब्रेकिंग न्यूज़ है ही, लेकिन साथ ही साथ चीनी या गन्ने पर भी आज ब्रेकिंग न्यूज़ निकलती हुई नजर आई है। और सरकार गन्ने की FRP बढ़ा सकती है, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक है। ये बढ़ोतरी अब तक की सबसे ज़्यादा रह सकती है और बहुत ही अनटाइमली भी रह सकती है, क्योंकि यूजुअली FRP यहाँ पर फरवरी मार्च में तो नहीं बढ़ाया जाता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, जो ये खबर भी लेकर आए थे। लक्ष्मण, एथनॉल पर तो चर्चा चली रही है और अब यहाँ पर गन्ने की FRP बढ़ाने पर भी बातचीत हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है और क्या कैबिनेट इसका फैसला आज ही ले सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तथ्यों की करें तो आज शाम में 7:30 बजे कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCA की बैठक होने वाली है। और बहुत हद तक संभावना है, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, कि इस CCA की बैठक में सरकार गन्ने की FRP बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और अगर सहमति बनी तो इसको अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पर जैसे पिछले साल की बात करें तो जून में जाकर के सरकार ने FRP तय किया था, लेकिन इस बार सरकार अभी FRP तय कर सकती है। और ये FRP में जो बढ़ोतरी है वो 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 340 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। और 315 रुपये प्रति क्विंटल उस गन्ने की FRP थी जो सरकार ने पिछली बार तय किया था, जिसका रिकवरी रेट 10.25% है। यानी एक क्विंटल चीनी में 10.25 kg अगर चीनी निकलती है उसको 10.25% रिकवरी रेट कहते हैं। और अगर उससे कम रिकवरी होती है तो फिर उसकी कीमत कम होती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि 315 से बढ़ा के 340 रुपये प्रति क्विंटल किया जाता है तो क्या रिकवरी रेट 10.25 ही रखा जाता है? अगर ये रखा जाता है तो चीनी मिलों के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी। अगर रिकवरी रेट बढ़ा दिया जाता है तब चीनी मिलों पर बहुत ज्यादा इसका उल्टा असर नहीं पड़ेगा। और इस फैसले से कह सकते हैं कि करोड़ों किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऐसे वक्त में फैसला लिया जा रहा है जब किसान आंदोलन तेज होता हुआ दिख रहा है और इससे किसानों को एक तोहफे के तौर पर पेश किया जा सकता है, ताकि किसान जो आंदोलन के उतारू हैं उनको थोड़ा सा एक राहत मिले। एब्सोल्युटली लक्ष्मण, जो चीज़ें हम यहाँ पर इंडस्ट्री से सुनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि शायद सरकार इसलिए कर रही है, इस प्रेशर में कर रही है कि जो यूपी के केन के जो गन्ने के किसान हैं वो भी इस एजिटेशन में यहाँ पर जुड़ते हुए नजर ना आए। आप ऑफ कोर्स जो सोर्सेज के थ्रू खबर है वो तो है ही, और जैसे आपने कहा आज शाम तक क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं अपने सर्कल से कि क्या ये ज़्यादा पॉलिटिकली ड्रिवन मूव है?
देखिए, दोनों चीजें हैं, पॉलिटिकली ड्रिवन मूव भी है और एक इसके पीछे सोच भी है। पॉलिटिकली ड्रिवन में आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जितने भी किसान आंदोलन पर हैं वो खास तौर से पंजाब के किसान हैं, कुछ हद तक हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान अभी तक इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, तो वो अब शामिल होने के लिए ज्यादा उत्सुक ना हो, आतुर ना हो, शामिल ना हो, इसके लिए एक बड़ा फैसला होगा और गन्ने की एफआरपी बढ़ाई जाती है, क्योंकि अब तक के सबसे ज्यादा जो एफआरपी में बढ़ोतरी होगी उनमें से एक बढ़ोतरी इसे माना जाएगा। तो गन्ना किसानों के लिए, यूपी बेल्ट के जो किसान के गन्ना के बेल्ट के जो किसान हैं उनके लिए राहत की खबर होगी। दूसरी बात यह है कि सरकार को अलग अलग कॉर्नर से जो जानकारी मिले उसके मुताबिक कैरी ओवर स्टॉक जो है चीनी का अगले साल के लिए भी कम हो सकता है। तो सरकार समय से पहले गन्ने की एफआरपी बढ़ा करके गन्ना किसानों को एक आश्वस्त करना चाहती है कि आपने गन्ने की खेती अगर अभी कर दी तो आपको बेहतर कीमत मिलेगा। अगर गन्ने का उत्पादन बढ़ता है तो जाहिर तौर पर चीनी का उत्पादन बढ़ेगा, और जो ये आशंका है कि कैरी ओवर स्टॉक जो है वो कम होगा, तो उस आशंका को खारिज कर सकेगी सरकार, और चीनी की बढ़ती कीमतों की जो आशंका है अगले साल भी, उस पर सरकार लगाम लगा सकेगी। तो इसके पीछे एक आर्थिक सोच भी है। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि लोअर केन प्लांटेशन की बातचीत यहाँ पर चल ही रही है। सो इवन एज वो 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा है एज ऑफ नाउ चीनी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में, जैसे कि कहा गया 6 मिलियन टन होने की जरूरत है, 8 मिलियन टन है, लेकिन सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर शायद नहीं लेगी, क्योंकि अगली जो फसल है उसकी बुआई भी कम होने की एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली काफ़ी समझ बूझ कर और शायद समय से पहले और एक अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम यहाँ पर कैबिनेट में से आता हुआ देखेंगे। लक्ष्मण, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे सेंकर गोल्ड के लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन से। एक्सक्लूसिव बातचीत होगी है सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सेंको गोल्ड लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन। शुभंकर, शुक्रिया, नमस्कार हमारे साथ यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे और आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे, क्योंकि इवन जब से आपने आईपीओ किया है उसके बाद चाहे मेटावर्स है, आप पहली कंपनी थी ओएनडीसी पे आने के लिए, और अब आपने डेब्यू किया है डेलॉयट ग्लोबल लग्जरी गुड्स लिस्ट पर भी। कैसे रही आपकी पहले तो ये सक्सेसफुल जर्नी अब तक यहाँ पर, और जहाँ तक लग्जरी मार्केट्स की बात है, कैसे देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स को और उसकी रेलेवेंस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? देखिए, थैंक यू वेरी मच मनीषा जी ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आज जो सक्सेस या जो माइलस्टोन हो रहा है ये तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। जब आप कुछ काम कर रहे हो वो आपके पैशन के साथ कर रहे हो, एक विजन के साथ कर रहे हो, तब ये जो अचीवमेंट्स आ रहे हैं ये इट इज आई कैन ओनली से दैट काम करते वक्त ये सारे नहीं सोच के कर रहे हैं एंड फिर अल्टीमेटली द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स एंड एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग the efforts that are being put, the team is putting that effort to build the brand. And ये जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है वो ग्रोथ स्टोरी के साथ आपको जो लग रहा है कि जो सही चीज है, जो कंज्यूमर का डिमांड है, जो नीड है, जो एस्पिरेशन है, उसको आप किस तरीके से एज अ ब्रांड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपलिफ्ट करके बेस्ट चीज दे सकते हो, वही एक कोशिश है जिसका रिजल्ट आ रहा है। नाउ ये जो नए नए अचीवमेंट्स या माइलस्टोन इंडिया का जो आप देख रहे हो कि इंडिया का भी माइलस्टोन अचीवमेंट्स हो रहे हैं एंड इंडस्ट्री का भी माइलस्टोन अचीवमेंट्स हो रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल में भी हो रहे हैं। सो मेरा यही सोच है कि वी आर ऑल अवेयर कि इंडिया का नेक्स्ट 10 साल 15 साल में वी आर अमंग्स द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वी विल बी मूविंग हायर एंड हायर, टॉप 2 में चले जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ आने वाले हैं। आज अगर देखा जाए in terms of overall GDP growth world में we are amongst the best. तो ये जो इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन है उनका वर्क के साथ साथ उनका जो इनकम बढ़ने वाले हैं, इनकम जब बढ़ते जाएंगे तो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायर्ड है लाइफ लीड करने के लिए, उसके साथ साथ they will achieve those basic necessities and then they will want to own assets, own certain fashion oriented things that will make them, जो उनको लगेगा कि मैं लाइफ में कुछ अचीव किया हूँ, मैं ज्यादा स्टाइलिश हूँ, फैशनेबल हूँ। एंड इसी में ऑल ब्रांड्स जो है वो लोग काम करेंगे, वो प्रेस्टीज बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के बनेंगे तो ही ब्रांड अच्छा बिल्ड होगा। नए नए डिजाइन आएंगे, नए नए सोच आएंगे, टेक्नोलॉजी नया अडॉप्ट होगा एंड 360 डिग्री अप्रोच से एक कंज्यूमर फिर फील करेगा कि मैं जैसे एक कम्युनिटी के पार्ट हूँ वैसे ही मैं एक ब्रांड के पार्ट हूँ, मैं एक कल्चर के पार्ट हूँ, और तो उसी लेवल से आगे बढ़ते जाएंगे एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते जाएंगे।
शुभंकर, आप 13 स्टेट्स में हैं भारत में और आपके पास ऑलमोस्ट 150 स्टोर्स हैं एज ऑफ नाउ पैन इंडिया। अब 2024 के लिए यहाँ पर क्या प्लान्स हैं, चाहे वो स्टोर्स हैं, एक्सपेंशंस हैं या फिर आपकी ग्रोथ स्टोरी है? देखिए 150 के ऊपर आज स्टोर हो गए हैं एंड स्टेट्स में 13 स्टेट्स में है। द पॉइंट इज दैट ये 9 मंथ्स का हम लोग का रिजल्ट निकला। हम लोग वो रिजल्ट में देखे कि अराउंड 27% हम लोग का ग्रोथ हुआ है 9 months of this year compared to 9 months of last year, which shows that ये धनतेरस का भी जो सीजन था, we knew that 30 लाख के ऊपर वेडिंग्स Q3 और ये लास्ट क्वार्टर में मिला के होने वाला है। वो वेडिंग्स का बेनिफिट भी इंडस्ट्री को मिला और अपनी कंपनी को भी मिला। डायमंड ज्वेलरी में मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि लाइट वेट ज्वेलरी गोल्ड का प्राइस जंप हो गया, तो 14 कैरेट 18 कैरेट ज्वेलरी में खरीदना लोगों के लिए और इजी पड़ रहा है और उसका जो सपना है डायमंड ओन करने का वो भी फुलफिल हो रहा है। तो डायमंड ज्वेलरी में ज्यादा ग्रोथ देख लिया, 27% हम लोग डायमंड ज्वेलरी में वॉल्यूम ग्रोथ देखे। तो आई थिंक दैट ओवरऑल ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने वाले हैं, हम लोग को लास्ट ईयर के तुलना में 20% का करीब ग्रोथ तो आना ही चाहिए। एंड उसमें ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि नया नया डिजाइन, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए फैशन, नए नए कैटेगरीज जो बना रहे हैं, वो सारा चीज कंज्यूमर्स अपने ओल्ड गोल्ड बेच के खरीद रहे हैं। शुभंकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वो एब्सोल्युटली बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, जैसे आपने कहा 20%, 27% की ग्रोथ पिछले 9 महीने में। और जैसे आपने कहा 150 स्टोर्स ऑलरेडी हैं, 15 से 20 स्टोर्स और यहाँ पर इस साल में खुलने की बात है। और कंग्रेचुलेशंस आपको अगेन कि आप डिलॉयट की वो लग्जरी गुड लिस्ट पर यहाँ पर डेब्यू भी करते हुए नजर आए। ऑफकोर्स आपसे आगे बातचीत भी होगी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ CNBC आवाज़ पर बात करने के लिए। और वो स्टॉक है हल्की सी मामूली सी गिरावट वहाँ पर, लेकिन जैसे उन्होंने ग्रोथ की बात करी वो ऑन द पॉजिटिव साइड है। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की ओर डालेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।